Hello, good morning students. As we are live now, this is Anuruddha Kumar Shukla. Student, today we are going to discuss about resonance energy, and second is some fact about resonance and polarity of bonds. Polarity of bonds, in it means we are going to discuss about polar and non-polar covalent bonds, and dipole moment. After dipole moment we are going to discuss about next topic, the valence shell electron pair repulsion theory. It is also called Besper theory. It means we are going to discuss about Besper theory at last, the main postulate of Besper theory. ओके ओके ओके, तो इतना हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेटा, इतने टॉपिक जिसका मैंने नाम लिया। तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस एनर्जी। वैसे हमको लग रहा है ये मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से हम लोग देख लेते हैं, अगर नहीं पढ़ाया हूँ तो क्लियर हो जाएगा। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, ठीक है, दिया है। द रेजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी and the most stable of the hypothetical structure. Okay, I repeat again about definition of resonance energy. The resonance energy is defined as the resonance energy को हम डिफाइंड कर सकते हैं किसके रूप में, एज द डिफरेंस इन एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी जो है ये डिफरेंस इन एनर्जीज होती है बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी एंड मोस्ट स्टेबल ऑफ द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, दो स्ट्रक्चर के बीच में जो एनर्जी होगी वो रेजोनेंस एनर्जी होगी। वो दो कौन कौन स्ट्रक्चर होंगे, एक होगा स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी और दूसरा होगा मोस्ट स्टेबल हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, मोस्ट स्टेबल हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर और दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी। इनके बीच में जो एनर्जी होगी, जो डिफरेंस होगी एनर्जी की, वो कहलाएगी रेजोनेंस एनर्जी। ओके, चलिए, तो रेजोनेंस, अब एक बात और भी है, जैसे कह रहा है रेजोनेंस एनर्जी मीन्स होता है कि रेजोनेटिंग के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस हो, ठीक है, उसे बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पे जैसे दिया है, एक कंपाउंड दिया है CO2 का स्ट्रक्चर बना है और ये लेविस डार्ट स्ट्रक्चर है। तो कार्बन का देखो एटॉमिक नंबर 4 होता है, देखो ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन 6 किसके हैं, इस ऑक्सीजन के, और ये 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था और बीच में ये सिंबल है रेजोनेटिंग का। आप लोग जान लीजिए, जहाँ पे बेटा ये एरो ऐसे दोनों साइड लगा हो तो समझिएगा ये सिंबल किसका है, रेजोनेटिंग का। किसका है ये, रेजोनेटिंग का। तो रेजोनेटिंग का सिंबल है ये। तो ये देखो CO2 का स्ट्रक्चर है और आगे सिंबल जो लगा है वो रेजोनेटिंग का सिंबल लगा है। इसके बाद देखिएगा ये C है, C में क्या हुआ है समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कैसे हुआ है भाई, वही स्ट्रक्चर यहाँ पे है, थोड़ा सा देखो सेकंड टाइप में आ गया है, कैसे हो गया देखिएगा। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिएगा ये बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच में, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। गेन करने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। कैसा चार्ज आया है, नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए, टोटल देखिए पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे समझिएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। किसका गेन कर लिया, ये भी समझिए। ठीक है, पहले तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया जाए, सही है कि नहीं। बीच में देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 और यहाँ पे 3 यहाँ पे हैं और 2 2 4 1 5, तो 5 यहाँ पे है और ये 3 यहाँ पे, 5 3 8 और 2 2 4 2 6 2 8 8 8 16 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो कितना हो गया, 6 6 12 4 16 16 यहाँ पर भी है, तो इलेक्ट्रॉन सही है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है समझिए, ये यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे हुआ ये भी समझिए। यहाँ जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें से ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन था ही, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कार्बन का भी, तो कार्बन का भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई समझिए, ये कार्बन का भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, वैसे देखो कार्बन का तो एक ही गेन किया है, रीज़न क्या है, जैसे कोई बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है ऐसे, तो ब्रेक होने पे एक इलेक्ट्रॉन, एक तो इसका, एक तो इसी एटम का है और ये दूसरे एटम का है, तो ये एरो बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन दोनों गेन कर रहा है। तो दोनों में से एक तो उसका ही है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का कर रहा है, मतलब एक ही गेन कर रहा है।
तो इसीलिए जहाँ पे सिंगल माइनस का चार्ज आए तो समझ लीजिए वह एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो ये कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन को भाई? 1। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो है कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। 1 है 2 है भाई, देखने दीजिए नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो 8 का मतलब ये हुआ 6, तो इसमें से 6 तो ऑलरेडी पहले से ही है। 2 8 हो गया, 8 3 11, 12 13 14 15 16, 16 हैं भी, 2 2 4 और ठीक है 2 हो गया, 2 4 1 5, एक इधर का है। तो इसका मतलब ये हुआ ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन लिया है, इधर का इलेक्ट्रॉन कार्बन लिया है। ठीक है, और ये अपने ही इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग किया है, कार्बन के साथ लिया नहीं है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होना चाहिए। देखो एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, फिर एक ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन देख लिया जाए 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, 4 के बाद 5 6। ठीक है, अब ये कहानी क्या है, कहानी क्या है ये भी समझा जाए। कहानी ये है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है अभी इस समय। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है। और इधर भी देखिएगा, इधर इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, और 4 हो गया, और 4 के बाद ये जो है 5 और ये 6। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ही है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन का कलर चेंज कर दूँ मैं। कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये ध्यान दो। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4। ठीक है, ये सही है। तो देखिए कार्बन में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, जो ब्लू कलर में बच्चों दिख रहा है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बात क्या हो रही है। अब देखिएगा यहाँ पे प्लस माइनस का चार्ज कैसे आया। ये ऑक्सीजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आया। ठीक है, माइनस का चार्ज आया। और इधर देखिएगा, इधर की कहानी क्या है कि टोटल यहाँ पे, थोड़ा मैं इसको इरेज कर दूँ, देखो अगर इरेज हो जाए तो ठीक है। ये इरेज से नहीं हो रहा है, फिर से काटना पड़ेगा। देखो एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो भाई 1, अब यहाँ पे जैसे वही चीज़ मैं समझा दे रहा हूँ, बार बार टाइप करने में दिक्कत हो रही है। ये देखिए यहाँ देखिएगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन, 5 का मतलब समझिए 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास होना चाहिए। तो इसके पास देखिए इसका 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और थे। ये अपने दोनों से बॉन्डिंग कर लिया कार्बन से। मतलब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये देखिएगा, ये अब यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हो रहा है, 2 2 2 4 और इधर का 2 6। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये अपने ही 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर लिया कार्बन के साथ। क्या कर लिया? बॉन्डिंग कर लिया कार्बन के साथ। ये बॉन्डिंग कर लिया, ठीक है, बॉन्डिंग कर लिया कार्बन के साथ। तो यहाँ पे कार्बन का 2 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग कर दिया कार्बन से, जिससे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड हो जाएगा? देखो 1 2 3, तो 2 2 4 2 6, भाई 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और 2 जो है इधर से देखिएगा, अब 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे 2 की कमी थी, तो 2 की कमी जो है वो ये ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ सिंगल माइनस है, तो यहाँ पे 1 प्लस का चार्ज है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसको दे दिया? कार्बन को। तो ये रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर है। कम समझ में आएगा तो स्कूल जब रीओपन होगा तो आप लोग देखिएगा। और इसके बाद फिर देखो रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर है बेटा। इसके बाद रेजोनेटिंग के स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे अगला स्ट्रक्चर जो बना हुआ है क्या है? ये देखिए, यहाँ पे उसी चीज़ को पलट दिया गया। जो स्ट्रक्चर यहाँ बना था उसी को पलट, मतलब लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीजन राइट में कर दो, राइट वाला लेफ्ट में कर दो, बस ये आपका रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा। वही कह रहा फिगर, रेजोनेंस इन CO2 मॉलिक्यूल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रिप्रेजेंट द 3 कैनोनिकल फॉर्म। कह रहा जो स्ट्रक्चर आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड देखे हैं उसमें तीनों कैनोनिकल फॉर्म में है। कैनोनिकल का मतलब वहीं लेविस रिप्रेजेंटेशन में है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर करना है। आगे दिया है सम फैक्ट अबाउट रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट आपको नोट टाइप में बताया जाएगा, उसको क्लियर करना है। पॉइंट फर्स्ट है
पॉइंट फर्स्ट है द पोजीशन ऑफ एटम्स इन ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज सेम। क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है द पोजीशन ऑफ एटम्स इन ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज सेम। कह रहा जो पोजीशन ऑफ एटम, एटम का जो पोजीशन है इन ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज सेम। बहुत बढ़िया चीज़ कह रहा है। तो कह रहा अगर रेजोनेंस की कहानी आप जानना चाहते हो तो जानिए सबसे पहले कि जो उसमें किसी भी कंपाउंड या किसी भी कंपाउंड या किसी मालिक्यूल का हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर बना रहे हैं तो इसमें कह रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें जो एटम है उनका जो पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन ऑफ एटम इन ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कह रहा है कि एटम का जो पोजीशन है पूरे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है उसमें जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, जितने भी स्ट्रक्चर दिखेंगे, अलग अलग थोड़ा सा चेंज दिखेगा, तो जो भी स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे उसमें ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये भी बात है। अब जैसे रेजोनेंस अगर आप बना रहे हो तो जो ए बनाया है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ए में होंगे उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बी में होने चाहिए, और फिर से रेजोनेटिंग सी बना है तो उसमें उतने भी अनपेयर्ड सी में भी होने चाहिए। इसका मतलब वही बात हो रही, कह रहा ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैव, ठीक है, यहाँ देखो थर्ड सेकंड पॉइंट है, ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सभी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है। आगे थर्ड पॉइंट में क्या है, ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैव नियरली इक्वल एनर्जी। बहुत बढ़िया बात। कह रहा ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जैसे ए स्ट्रक्चर है, इसका रेजोनेटिंग बनाया गया तो बी बना, इसका रेजोनेटिंग बनाया गया तो सी बना। तो अब देखो ऑल कंट्रीब्यूटिंग मतलब अलग अलग, ये देखो ये तीनों स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं। कह रहा ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, सभी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो ए बी सी है, ठीक है, इन तीनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नियरली सेम होनी चाहिए, मतलब बहुत ही थोड़ा मोड़ा डिफरेंस हो लेकिन मोस्टली सेम होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट पे रेजोनेंस अकर अमंग प्लेनर स्ट्रक्चर ओनली। जो रेजोनेंस कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल है तो उसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, केवल प्लेनर होगा। तो वही कह रहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर अमंग प्लेनर स्ट्रक्चर ओनली। आगे रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू, रेजोनेंस एनर्जी निकालने का एक फार्मूला बता रहा है। कह रहा है रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एफ। दोनों का मतलब समझिए, डेल्टा दिखने में दोनों सेम लग रहा है लेकिन दोनों का मीन्स अलग है। डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एफ। अब पहले डेल्टा एच एफ का नाम क्या है, पहले डेल्टा एच एफ को बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और दूसरे डेल्टा एच एफ को बोलेंगे थ्योरेटिकल वैल्यू। क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल। इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेटिंग एनर्जी इक्वल टू रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू या रेजोनेटिंग एनर्जी इक्वल टू, तो आप बताएंगे रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एफ। फर्स्ट डेल्टा एच एफ मीन्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और सेकेंड इज थ्योरेटिकल वैल्यू। ओके, चलिए अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट हेडिंग पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो डेफिनेशन देखिए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद अदर नॉन मेटल बट द नॉन मेटल्स आर सेम। जब कोई नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, आगे कंडीशन कह रहा है बट नॉन मेटल्स आर सेम, लेकिन नॉन मेटल सेम होने चाहिए, देन फॉर्म नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तब ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करेगा विच कंटेन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और उसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, आई रिपीट अगेन अबाउट डेफिनेशन ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद अदर नॉन मेटल बट द नॉन मेटल्स आर सेम, देन फॉर्म नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड विच कंटेन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसका मतलब समझिए बेटा, कह रहा है कि ऐसे दो नॉन मेटल जो सेम हो, क्या हो, सेम हो। ठीक है, जब कभी दो सेम नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे उसे बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, और उसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब जैसे देखो ये सेम नॉन मेटल है, सेम नॉन मेटल है, सेम नॉन मेटल है, सेम, तो इन सब के बीच में क्या होगा, कोवेलेंट पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगला क्या है बेटा,
अगला है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, तो इसमें क्या डेफिनेशन है, इसमें है व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद अदर नॉन मेटल बट द नॉन मेटल्स आर डिफरेंट। क्या बात कर रहा है, कह रहा जब कोई नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करे लेकिन वो दोनों नॉन मेटल सेम ना हो, ये दोनों नॉन मेटल सेम ना हो। यदि दोनों नॉन मेटल सेम हो जाते हैं तो नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन यदि दोनों नॉन मेटल डिफरेंट हो, जब कोई भी एक नॉन मेटल, समझिए, जब कोई भी एक नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करे लेकिन दोनों नॉन मेटल सेम हो, दोनों क्या हो बच्चों, सेम हो, दोनों सेम हो, दोनों नॉन मेटल अगर सेम होंगे, दोनों नॉन मेटल क्या होंगे, सेम होंगे, तो वो जो नया बनेगा मालिक्यूल वो क्लोरीन मालिक्यूल बनेगा, Cl2 मालिक्यूल बनेगा, ठीक है। और उस क्लोरीन मालिक्यूल में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, कह रहा है व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद अदर नॉन मेटल, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद अदर, सपोज करिए पहला नॉन मेटल हाइड्रोजन है, दूसरा नॉन मेटल क्लोरीन है, तो व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद अदर नॉन मेटल बट द नॉन मेटल आर डिफरेंट, जब कोई एक नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन दोनों नॉन मेटल डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, तो उनके बीच में वो कंपाउंड बनाया Cl और उनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाएगा वो होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होगा, पोलर। तो पोलर वहाँ पाया जाएगा बेटा जो ऐसा कंपाउंड जो नॉन मेटल से ही बना हो लेकिन वो उसमें के जो नॉन मेटल होंगे वो सभी डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डिफरेंट। अब जैसे Cl2 है भाई, ये मालिक्यूल है लेकिन सेम नॉन मेटल है, दो Cl है, दोनों नॉन मेटल हैं, दोनों सेम है, तो इसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे HCl है भाई, तो H भी नॉन मेटल, Cl भी नॉन मेटल, लेकिन दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट नॉन मेटल मिलके जो बनाएंगे वो कंपाउंड कहलाएगा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और उनके बीच में पोलर बॉन्ड पाया जाएगा। ओके, तो आई होप इज दैट क्लियर नाउ। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद अदर नॉन मेटल बट द नॉन मेटल्स आर डिफरेंट then form of polar covalent compound which contain polar covalent bond. I repeat again about polar covalent bond. When non-metal react with other non-metal but the non-metals are different, then form of polar covalent compound which contain polar covalent bond. For example देखते हैं हम लोग, चलिए एग्जाम्पल देख लो। जैसे ये Cl में बताया नहीं, डिफरेंट 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 डिफरेंट, समझ में आ गया बच्चों आपको। तो ये सभी नॉन मेटल हैं, सभी डिफरेंट हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके पोलर कोवेलेंट के, ठीक है, और इनके बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। अगला हेडिंग हम लोग डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या होता है, म्यू। कैसे बनाएंगे, यू बनाइए, इसे में से निकाल दीजिए, तो इसे बोलते हैं म्यू, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का सिंबल है म्यू और डेफिनेशन क्या है, अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एटम इज ऑलवेज पोलर। क्या कह रहा है, जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है किसी दो डिसिमिलर एटम के बीच में, जैसे H और Cl, ठीक है, और जैसे नॉन मेटल दो और देख लीजिए, जैसे आपका हो गया HCl, जैसे HBr, ठीक है। तो ये सभी आपके दो ऐसे नॉन मेटल हो जो दोनों डिफरेंट हो, उनके बीच में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा और वो कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल भी दिया है, एक नॉन मेटल A है, दूसरा B है, तो एक के ऊपर प्लस चार्ज, B के ऊपर माइनस चार्ज, तो ये जो दोनों नॉन मेटल हैं दोनों डिफरेंट हैं, तो ये इनके बीच में जो बॉन्ड होगा उसे बोला जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आगे क्या है, आगे है अ पोलर बॉन्ड हैज़ टू पोल्स। कोई भी पोलर बॉन्ड है टू पोल्स रखेगा, एक पॉजिटिव पोल्स और एक नेगेटिव पोल्स, लाइक एज मैग्नेट, मैग्नेट की तरह, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होता है मैग्नेट में। आगे कह रहा है डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाई, डाइपोल मोमेंट को हम बता सकते हैं कैसे, डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, ठीक है। आगे देखिए क्यू क्या है, डी क्या है, तो आपको रट लीजिए भैया, फिर से फार्मूला लिखिए। डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या है बेटा, म्यू है, तो डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू, फार्मूला है क्यू इंटू डी, ठीक है, ये भूलना नहीं है। डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या है भाई, डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या है बेटा, क्यू इक्वल टू चार्ज ऑन ईच पोल, चार्ज ऑन ईच पोल, ठीक है, क्यू को बोलते हैं चार्ज ऑन ईच पोल। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ अपोजिटली चार्ज पोल, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ अपोजिटली चार्ज पोल, जो अपोजिट चार्ज पे पोल होंगे उनके बीच की डिस्टेंस कहलाएगी आपकी डी। डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई विच है अपोजिट चार्ज, ठीक है। जैसे दो इलेक्ट्रोड आपके पास हैं,
एक इलेक्ट्रोड ये, एक ये, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे माइनस, इनके बीच की जो दूरी है दोनों न्यूक्लियाई की, ठीक है, बात समझिए। जैसे सपोज करिए एक हाइड्रोजन एटम है और एक क्लोरीन एटम है, और इसका जो बच्चों न्यूक्लियस है क्लोरीन का यहाँ है, इस हाइड्रोजन का यहाँ है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई विच हैव अपोजिट चार्जेस आर कॉल्ड डिस्टेंस, इसे बोलते हैं डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और म्यू को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, तो आप जानते ही हो। यूनिट क्या है डाइपोल मोमेंट की बच्चों, याद करिए, डाइपोल मोमेंट की यूनिट है डी, क्या है, डी, ठीक है। और सिंबल क्या है भाई, डी। और एक बात और इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या है कि 1 dB इक्वल टू होता है 10⁻⁸ ESU सेंटीमीटर, ठीक है। ESU का मतलब क्या समझिए, देखिए ESU सेंटीमीटर मीन्स क्या है, ESU को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और CM को बोलेंगे सेंटीमीटर। तो रट लो, ESU कहीं लिखा है तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। SI यूनिट डाइपोल मोमेंट की क्या होती है बेटा, SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज 1 dB इक्वल टू 3.3 × 10⁻⁻30, ठीक है, कूलम्ब मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। 1 dB, dB को सिंबल है कैपिटल D, तो 1 dB इक्वल टू, ठीक है, 1 dB टाइप में है, dB बोल सकते हो आप, 1 dB या dB इक्वल टू 3.3 × 10⁻⁻, रट लो भैया। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, dB, ठीक है। और 1 dB की वैल्यू क्या होती है, 1 dB की वैल्यू होती है 3.3 × 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर, ओके। चलिए अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। देखो टाइम में देख लो 21 मिनट हो गया है। खैर अब सोच रहा हूँ कि अब 21 मिनट बहुत है, इतना आप लोग आज लोग पढ़िए। वैसे थोड़ा और है, पढ़ा देता तो मज़ा आ जाता। बेस्पर थ्योरी भी पढ़ लो, ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है। चलो पढ़ लिया जाए। बेस्पर थ्योरी क्या है भाई, बेस्पर थ्योरी क्या है, देखो बच्चों, बेस्पर थ्योरी क्या है देख लिया जाए। बेस्पर थ्योरी को ये शॉर्ट फॉर्म में दिया है बेस्पर थ्योरी। अब बेस्पर थ्योरी का मतलब समझिए, जैसे दिया बेस्पर थ्योरी तो B से होता वैलेंस, S से होगा सेल, E से होगा इलेक्ट्रॉन, P से होगा पेयर, R से होगा रिपल्सन। तो नाम है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। फुल फॉर्म नेम क्या है इसका, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेस्पर थ्योरी। क्या बोलते हैं, बेस्पर। किसने दिया है, पढ़िए, देखो बेटा दिया है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये थ्योरी किसके बारे में एक्सप्लेन करती है, जो बेस्पर थ्योरी है। तो बेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करती है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया चीज़ें बता रहा बेटा। बेस्पर थ्योरी किस चीज़ के ऊपर एक्सप्लेन करती है, तो बेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो बेस्पर थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, और जो कंटेन करती है बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर, ठीक है। तो यू कैन से अबाउट बेस्पर थ्योरी, बेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर्स। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय सिडविक एंड पॉवेल। बेस्पर थ्योरी को किसने दिया था भाई, तो बेस्पर थ्योरी को दिया था साइंटिस्ट सिडविक एंड पॉवेल ने इन 1940 में, एंड डेवलप्ड बाई, और किसने डेवलप किया इस थ्योरी को भाई, आगे किसने बढ़ाया, एंड डेवलप्ड बाई नाइहोल्म एंड गिलेस्पी। क्या है ये भाई, गिलेस्पीन है, एंड गिलेस्पीन, ठीक है, एंड गिलेस्पीन इन 1957। तो आप फिर से देखिए बेटा बेस्पर थ्योरी क्या है, आप बताओगे। बेस्पर दिस थ्योरी, बेस्पर थ्योरी क्या है बताओगे। बेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर, ठीक है। बेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करती है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जो कंटेन करता है बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, दोनों को कंटेन कर सकता है। आगे कह रहा, दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय सिडविक एंड पॉवेल इन 1940, बट दिस थ्योरी इज डेवलप्ड बाय नाइहोल्म एंड गिलेस्पीन इन 1957। तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिएगा बेटा, बेस्पर थ्योरी की कहानी यहाँ शुरू होती है। मेन पास्टुलेट ऑफ बेस्पर थ्योरी आर, बेस्पर थ्योरी, बेस्पर मीन्स हुआ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। तो ये जो बेस्पर थ्योरी है ये किसके बारे में बताती है, तो आप बताएंगे दिस थ्योरी वाज एक्सप्लेन अबाउट, किसके बारे में भाई जल्दी बताओ, बेस्पर थ्योरी किसके बारे में बताती है,
बताती है ये किसके बारे में, अभी अभी आपने पढ़ा है, देखो जल्दी से। बताती है वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। याद करो, वेस्पर थ्योरी आर एक्सप्लेन द, वेस्पर मीन्स बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसको साइंटिस्ट सिडविक एंड पॉवेल ने दिया और इसको मॉडिफाई किया साइंटिस्ट नाइहोल्म एंड गिल्सपीन ने, ठीक है, इन 1957 में। और ये थ्योरी किसके ऊपर थी, तो आप बताओगे वेस्पर थ्योरी वाज एक्सप्लेन, ठीक है, किसके बारे में, वाज एक्सप्लेन अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। बस एक चीज़ याद करना, वेस्पर थ्योरी किसके ऊपर बताई गई, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। मीन्स कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी ज्योमेट्री आपको बतानी हो, जो कंटेन करता हो चाहे बॉन्ड पेयर को चाहे लोन पेयर को, ठीक है। तो उसकी जो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कौन बताता है, वेस्पर थ्योरी। ये आपको ध्यान देना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेस्पर थ्योरी किस चीज़ को बता रही है, तो आप बताओगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। किसने दिया वेस्पर थ्योरी को बेटा, तो दिया है सिडविक एंड पॉवेल ने। कब दिया, 1940 में। और इसको मॉडिफाई किसने किया, डेवलप्ड किसने किया, नाइहोल्म एंड गिल्सपीन ने 1957 में। ओके, चलिए आगे दिया है द मेन पास्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी आर। पहला पास्टुलेट क्या है, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। फिर से देखिए क्या दिया है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड, किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो डिपेंड करता है अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो बेटा, कॉन्फ़िगरेशन करने पे उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, किसी भी शेप का मॉलिक्यूल। तो वहीं ये कह रहा है नंबर एक बात, वेस्पर थ्योरी ने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक कुछ ऐसे पॉइंट बताया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वेस्पर थ्योरी का था द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ब्रैकेट में दिया है बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड, ठीक है, मतलब बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो चाहे बॉन्डेड हो या नॉन बॉन्डेड, उससे नहीं दिक्कत है। आगे कह रहा है अराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के चारों ओर। चलिए सेकंड पॉइंट क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स कितने पेयर हैं, रिपेल वन अनदर, और वह एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सिंस दियर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसीलिए जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, जो इलेक्ट्रॉन, भाई देखो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और उनमें हमेशा एक वीकली रिपल्शन होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि जो सेम चार्ज होते हैं, जहाँ पे सेम चार्ज वालों में क्या होता है, वीकली रिपल्शन होता है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल रिपेल, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, ठीक है, और उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, और निगेटिवली चार्ज के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ही कैसा होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है भी कितना बताओगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इलेक्ट्रॉन पे इतने का चार्ज आता है भाई, रट लो नहीं जानते हो तो। चलिए आगे देखिए थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, थर्ड पॉइंट है द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेज इन द ऑर्डर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। बहुत बढ़िया चीज़ ये बता रहा है बेटा, और ये क्वेश्चन अभी टीजीटी में भी आया था, जो हमने पेपर दिया टीजीटी का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज इन द ऑर्डर, ठीक है। रिपल्सिव मीन्स होता है मालूम है, रिपल्सिव इंट्रैक्शन, जैसे जो इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहे हो, ठीक है, रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन जो पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनका जो भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सेम चार्ज हैं तो उनमें रिपल्सन होगा। तो वही कह रहा द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। कैसे डिक्रीज करेगा, जैसे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है तो उनके बीच में रिपल्सन होगा। आगे कह रहा है और ये रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, ये भी ध्यान देना है। उससे कम किसका होगा, लोन पेयर के रिपल्सन में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा। आगे कह रहा है लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में थोड़ा सा रिपल्सन कम होगा। किसकी कंपैरिजन में,
लोन पेयर में। आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, फिर देखो, फिर समझो भाई, नहीं मज़ा नहीं आएगा बेटा। ये कह रहा है कि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा, हमें बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और डिक्रीजिंग का मतलब है घटते क्रम, सबसे बड़ा वाला ऊपर, उससे कम नीचे, उससे कम और नीचे, उससे ऐसे ऐसे करना है। तो सबसे बड़ा वाला ऊपर, तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन कहाँ होगा भाई, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में। जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले होंगे उसमें सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा, लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम रिपल्सन, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन में। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में होते हैं उसमें सबसे कम रिपल्सन होता है, उससे ज़्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा, और सबसे ज़्यादा लोन पेयर में होगा। ये आपको याद करना है। फोर्थ नंबर पे पॉइंट क्या है बेटा, फोर्थ नंबर पे, द बैलेंस सेल इज टेकन एज द स्फेयर विच इलेक्ट्रॉन पेयर localizing on the spherical surface at maximum distance from one another। ठीक है, कह रहा था वैलेंस सेल इज टेकन एज द स्फेयर। ठीक है, वैलेंस सेल इज टेकन एज द स्फेयर विच इलेक्ट्रॉन पेयर localizing on the spherical surface एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। बहुत बढ़िया बात कर रहा है बेटा, ये समझिए इसका मतलब, इसका मीन्स क्या है, मैं आपको बताऊं नहीं तो आपको आएगा नहीं भाई, समझिए। जैसे ये एक स्फेयर है, क्या है बेटा, स्फेयर, थोड़ा काले में बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये देखो, ये क्या है बच्चों, ये एक स्फेयर है। रुक जाइए, फिर से हटाऊं, चलो देखो, ये बच्चों एक स्फेयर है। क्या कह रहा है, वैलेंस सेल इज टेकन एज अ स्फेयर। वैलेंस सेल मतलब जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, उनको कहाँ पे रखा जाए, स्फेयर पर। तो लो भैया स्फेयर पे रखो, और इलेक्ट्रॉन थोड़ा हम दिखा दें किसी दूसरे कलर से, लो इससे दिखा दिया जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी माइनस का होता है। कैसा चार्ज होगा बेटा, माइनस का। हो गया, कह रहा है द बैलेंस सेल इज टेकन एज स्फेयर, स्फेयर पे रखिए, विद द इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब जो इलेक्ट्रॉन हो पेयरिंग में हो, जैसे दो यहाँ पे हैं तो दो यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे हैं, ये पेयरिंग में है। और लोकलाइजिंग, लोकलाइज माने उनको वहाँ पे क्या करो, रखिए आप, लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस। और ये स्फेरिकल सरफेस पे रखिए आप, जैसे कि इसका स्फेरिकल सरफेस ये है, यहाँ पे आप रखिए, स्फेरिकल सरफेस पे रखिए। ठीक है, इज मैक्सिमम डिस्टेंस, सॉरी मिनिमम डिस्टेंस, सबसे कम दूरी पे। तो देखो मैंने कम दूरी पे रखा हुआ है, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से थोड़ा थोड़ा मिनिमम दूरी पे आप रखिए। ठीक है, मिनिमम है कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। तो मैक्सिमम जैसे मैंने आपको दिखाया भी अभी ना बना के, कि जैसे फिर से देख लिया जाए भाई। देखो ये आपका क्या है सर, क्लाउड, आपका जो है बेटा, ये जो है जो सर्कल बना स्फेयर है, इस पे इलेक्ट्रॉन को पेयर के फॉर्म में रखना है एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है ना, ये देखो मैक्सिमम डिस्टेंस पे आपने रख दिया। ठीक है, ये रख दिया आपने, देखो मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, वन अनदर, एक दूसरे से, ये बात कर रहा। आगे कह रहा है ये फिफ्थ नंबर पे, वेर टू और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जब दो या दो से अधिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन रिप्रेजेंट किया जा सकता है अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल को कह रहा कि जैसे कि कभी कोई भी मॉलिक्यूल है उसका दो या दो से अधिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आगे कह रहा, द बेस्पर मॉडल इज एप्लीकेबल टू एनी सच स्ट्रक्चर। जो बेस्पर मॉडल है वो किसी ऐसे ही स्ट्रक्चर पर एप्लीकेबल है जो रेजोनेटिंग टाइप में हो, जो या दो से अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को पॉजेस करे। बताए, आगे दिया है, जैसे कुछ एग्जांपल दिया है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल NH3 कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। तो कह रहा है बेटा ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, हम लोग मॉलिक्यूल ज्योमेट्री NH3 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनाने चल रहे हैं, जो बॉन्ड पेयर भी कंटेन करता है और लोन पेयर भी कंटेन करता है। चलिए देखा जाए भाई, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 7 है। तो देखो 7 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 and 7 हुआ, और सबसेल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p3। ठीक है, चलिए ठीक है। अब एक काम करो, देखो ये पहले यस में, देखो ये यस है, ये पी है, तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन, यस बनाओ। ठीक है, देखो पहले यहाँ से देखो भाई, ये इतना दिख रहा है, तो लास्ट में हम 2 लेते हैं। तो देखो 2s है 2p है, तो ये 2s 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 1। और एक बात और भी ध्यान दीजिए, जैसे आप सबसे नोट कर लिया करो, यस पी डी एफ, लगातार ऑड नंबर नोट करो, 1 3 5 7, अब आपको याद हो जाएगा।
किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल बनेंगे। ऑर्बिटल का मतलब ये डब्बा, ये कोष्ठक। तो यस में 1 डिब्बा बनेगा, पी में 3 बनेगा, डी में 5 बनेगा, एफ में 7 बनेगा, और इसी डिब्बे को ऑर्बिटल बोलते हैं। और एंड ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान देना है। तो बेटा ये देखो यस ऑर्बिटल है तो एक ही डिब्बा बनेगा, पी में 3 बनेगा, और 3 देखो पी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये भी ध्यान दो, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो हुन रूल आपने 11th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं बता दे रहा हूँ। हुन रूल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले किसी भी ऑर्बिटल में सिंगली ऑक्यूपाई होते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं और हमारे पास ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन को दिखाना है तो 5 इलेक्ट्रॉन को पहले हमें सिंगली ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, पहले सिंगली, एक एक पहले सिंगल भर फिलअप करो, ठीक है, पहले सिंगल फिलअप करो। 5 हो गया ना, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो इस हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाएगा अकॉर्डिंग टू हुन रूल। किसके रूल? हुन रूल। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ही, यस में देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 दिखा दिया गया, 3 था तो 3 पहले सिंगली ऑक्यूपाई किया गया। ये ग्राउंड स्टेट है। कैसा स्टेट है बेटा? ग्राउंड स्टेट। अब देखिएगा, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन की, मिक्सिंग एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कई एटॉमिक ऑर्बिटल को हम मिक्स करेंगे तो उसे बोलते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन, ओके। In another word, you can say that about definition of hybridization. Hybridization is the intermixing of atomic orbital. After mixing of all atomic orbitals are equivalent. I repeat again about definition of hybridization. Hybridization की सबसे पहली और सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, अगर आपको सिंपल वाली याद हो जाए तो आप सिंपल वाली याद कर लो। सबसे पहली और सिंपल डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की है, मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन है हाइब्रिडाइजेशन की जो सबसे सिंपल है, मिक्सिंग एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सिंपल, एक लाइन की है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं संकरण। क्या बोलते हैं? संकरण। और इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन को आपको ध्यान देना है भाई। क्या डेफिनेशन है बेटा हाइब्रिडाइजेशन की? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिक्सिंग एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ये सिंपल डेफिनेशन है। और इससे थोड़ा और बेटर डेफिनेशन अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, आप लोग नोट कर सकते हो। इन अनदर वर्ड वी कैन राइट एज अबाउट डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आफ्टर मिक्सिंग ऑफ ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट, ओके। ये बात हो रही। तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, एक यस और एक पी को आपस में मिक्स कर देंगे, तो यस भी आ जाएगा पी के साथ। देखो ये देखो दोनों आके आपस में जुड़ गए। और यहाँ पे देखो एक यस आया और पी में 3 इलेक्ट्रॉन थे तो P3 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन जो बना वो बना sp3। इसका मतलब NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। ये चीज़, अब इलेक्ट्रॉन देख लिया जाए और इनका एंगल भी देख लो। तो इसका ये स्ट्रक्चर है बेटा, देखो ये 3 देखो यहाँ पे ये 3 बॉन्डेड आपके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर के रूप में है। यहाँ पे देखो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के हैं। किसके हैं ये? बॉन्ड पेयर। और जो ऊपर आपको दिख रहा है बेटा, ये देखिए जो ऊपर दिख रहा है ये आपका इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो आपको ये बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब आज के लिए इतना बहुत है, ओके। आप लोग वीडियो को वॉच करिए, नोट्स में जितना मैं लिखा रहा हूँ पूरा कम्प्लीटली नोट्स करिए, और नोट्स के अकॉर्डिंग भी आपको मार्क्स मिलेगा। आप जो लोग बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं, और मैं ये सारा नोट्स जैसे पढ़ा रहा हूँ पूरा चेक करूँगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे अपने मन से, तो बनाओ, चाहे जैसे क्वेश्चन मैं इसी से ही दूँगा, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए नोट्स जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से बेहतर ऐसे नोट्स बनाओ और अच्छे से इसको रिवाइज़ करते रहो घर पे, ओके बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, बेस्ट ऑफ लक।